चलिए, तो ट्रिक्स इंस्टीट्यूट के सभी साथियों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और आज हम इतिहास में बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक स्ट्रक्चर बताया था, सभी लोगों ने उस स्ट्रक्चर को तैयार कर लिया होगा। और अब हम उसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास में पहला टॉपिक था पाषाण काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं पाषाण काल को समझने की बात करते हैं। तो पाषाण काल की अगर बात करें, इसे तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या होता है, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इन तीन भागों में इसे हम समझेंगे, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरा पाषाण काल की। पुरा पाषाण काल को समझते हैं और इसके भी तीन भाग होते हैं। एक निम्न पुरा पाषाण होता है, निम्न पुरा पाषाण, निम्न पुरा पाषाण। दूसरा होता है मध्य पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण। और तीसरा पोर्शन क्या होता है, उच्च पुरा पाषाण। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण। तो ये तीन भागों में इसको हम समझेंगे, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें औजारों की हम बात करेंगे। औजार किससे बने रहते, एक एक दो दो पॉइंट है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। औजार, औजार देखिए, इस काल में जो औजार थे, ये सबसे पहले औजार क्वार्जाइट पत्थर के बने रहते थे। क्वार्टजाइट पत्थर कहते हैं, इसको याद रखेंगे। क्वार्टजाइट पत्थर के थे, क्वार्टजाइट पत्थर के। ठीक है, तो औजार किसके बनते थे निम्न पुरा पाषाण काल में, तो क्वार्टजाइट पत्थर के। यहां पर औजार किसके रहते थे, औजार जेस्पर और चर्ट के बनते थे, जेस्पर और चर्ट। ये पत्थर का रूप है, जेस्पर और चर्ट के। ठीक है, अब तीसरे काल में चलते हैं। औजार उच्च पुरा पाषाण काल में किसके रहते थे, औजार पत्थर के तो बनते थे, पत्थर के अलावा हड्डियों के बनने प्रारंभ हुए, पत्थर के अलावा हड्डियों के बनने प्रारंभ हुए। ठीक है, पत्थर के अलावा हड्डियों के औजार किस काल में बनने प्रारंभ हुए, तो उच्च पुरा पाषाण काल। क्लियर हो गया, तो इतना तो आप सबने क्लियर कर लिया होगा। अब इसके बाद देखो, एक एक पॉइंट इनमें और याद कर लो। इस काल की जानकारी किसने दी, जानकारी, जानकारी। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि मद्रास के पल्लवरम में, मद्रास के पल्लवरम में एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी सन 1863 में। सर रॉबर्ट ब्रूस ने एक कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। ठीक है, सन 1863 में, 1863 में सर रॉबर्ट ब्रूस ने, रॉबर्ट ब्रूस ने, सर रॉबर्ट ब्रूस ने, ब्रूस ने इस काल से संबंधित एक कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। याद रखना, एक कुल्हाड़ी प्राप्त की, कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। ठीक है, तो इतना आपको ये क्लियर हो गया होगा। निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, औजार से संबंधित, और दूसरा क्या है, इस काल की जानकारी से संबंधित। ठीक, तो इतना ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमारा ये निम्न पुरा पाषाण काल कंप्लीट हुआ। हमने निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में एक तो समझा, औजार क्वार्जाइट पत्थर के मिले। दूसरा, इस काल की जानकारी हमें सन 1863 में सर रॉबर्ट ब्रूस ने दी थी, और उन्होंने मद्रास के पल्लवरम से, ठीक है, कहां से प्राप्त की थी, एक कुल्हाड़ी प्राप्त की मद्रास के पल्लवरम से। ठीक है, एक कुल्हाड़ी मद्रास के पल्लवरम से प्राप्त की, ऐसे कर लेना, मद्रास के पल्लवरम से प्राप्त की। हो गया क्लियर। तो क्या कहा हमने, इस काल
में औजार क्वार्जाइट पत्थर के बने। दूसरा, इस काल की जानकारी सन 1863 में सर रॉबर्ट ब्रूस ने इस काल से संबंधित एक कुल्हाड़ी मद्रास के पल्लवरम से प्राप्त की। तो ये तो हमारा हो गया निम्नपुरा पाषाण। अब देखिए मध्यपुरा पाषाण और उच्चपुरा पाषाण दो और हैं। मध्यपुरा पाषाण में एक ही पॉइंट है औजार से संबंधित जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब इसमें और कोई पॉइंट हमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे आ जाएंगे किसमें, नेक्स्ट आ जाएगा उच्चपुरा पाषाण। उच्चपुरा पाषाण काल में एक और पॉइंट याद रखना आप लोग, एक तो औजार वाला पॉइंट है ही, दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, बीसी। इस काल में भीमबेटका से, बी फॉर भीमबेटका से सी फॉर क्या, चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए। भीमबेटका से चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो पूछा जाता है कि चित्रकारी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो भीमबेटका से चित्रकारी के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे। क्लियर हो गया इतना? तो इतने पॉइंट आप इसमें याद रख लेना कि निम्नपुरा पाषाण काल में औजार क्वार्जाइट पत्थर के, मध्यपुरा पाषाण काल में औजार जैस्पर और चर्ट के, उच्चपुरा पाषाण काल में औजार पत्थर के अलावा हड्डियों के बनने प्रारंभ हुए। इस काल की जानकारी किसने, कब और किसने दी, तो सन 1863 में सर रॉबर्ट ब्रूस ने इस काल से संबंधित एक कुल्हाड़ी मद्रास के पल्लवरम से प्राप्त की। ठीक है, दो पॉइंट इसमें अच्छे से तैयार कर लेना। यहां पर भी एक पॉइंट और देख लेना, इस काल में भीमबेटका से चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसके साथ ही हमारा ये पूरा पाषाण काल वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। तो आप इसको तैयार करें। इसके बाद मैं आपको बताता हूं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में भी आपको दो पॉइंट याद करने हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो दो पॉइंट को आप अच्छी तरीके से मध्य पाषाण काल के तैयार कर लेंगे तो हमारा ये मध्य पाषाण काल भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। इन तीनों पोर्शनों को जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता में। ठीक है, आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हमें क्या क्या मिला, देखिए इसके बारे में समझेंगे। इसमें सबसे पहली बात आप याद रखना है ट्रिक ABP। अभी मैंने क्या दी थी ट्रिक, BC, भीमबेटका से चित्रकारी के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए, उच्चपुरा पाषाण काल में। ABP का मतलब अच्छे से समझना, A फॉर आदमगढ़ और B फॉर बागौर और C फॉर P फॉर पशुपालन। ठीक है, तो इस काल में A फॉर क्या है, आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, याद रखेंगे अभी मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, और B फॉर बागौर, कहां का, राजस्थान के बागौर से, आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। P फॉर क्या हो जाएगा, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, क्लियर हो गया? तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रख लेना। ABP, A फॉर आदमगढ़, B फॉर बागौर और P फॉर पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्लियर हो गया? तो मध्य पाषाण काल में एक पॉइंट तो ये हो गया। एक और आप याद रख लेना औजार से संबंधित। इस काल में छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाए जाने लगे। छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाए जाने लगे, जिन्हें क्या कहा गया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोलिथ कहा गया। तो इस काल में छोटे छोटे पत्थरों के औजार बने जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है, तो छोटे छोटे पत्थरों के औजार माइक्रोलिथ कहलाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये दोनों के दोनों पोर्शन क्लियर, पूरा पाषाण भी क्लियर, मध्य पाषाण भी क्लियर। ये दो ही पॉइंट है, ABP और माइक्रोलिथ। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं किसकी, नवपाषाण काल के बारे में समझते हैं। तो नवपाषाण काल को बहुत अच्छे से सभी लोग समझे
और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है नवपाषाण काल। तो हेडिंग लिखेंगे इसके बाद आप नवपाषाण काल। ठीक है, तो इसके पॉइंट समझते हैं, 3-4 पॉइंट इसमें कम से कम 7-8 पॉइंट बनते हैं। नवपाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट काल है ये नवपाषाण काल। तो सबसे पहले तो इस काल की जानकारी किसने दी, ये नाम किसने दिया, या जानकारी या नाम, इस काल का नाम किसने दिया नवपाषाण काल, तो नाम किसने दिया, तो जॉन लुवॉक ने इसका नाम दिया, जॉन लुवॉक ने। इस काल का नवपाषाण काल किसने नाम दिया, तो जॉन लुवॉक ने। तो सबसे पहले तो ये याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो अब इस काल में मनुष्य ने क्या किया, सबसे पहले एक पॉइंट देखो, कृषि का आरंभ कर दिया। मनुष्य ने किसका आरंभ किया, कृषि का आरंभ कर दिया। मनुष्य ने इस काल में कृषि का आरंभ किया। अब इसकी जानकारी कहां से मिलती है, इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब ट्रिक याद रख लेना, के एम करके, ठीक है। ट्रिक क्या बन जाएगी, के एम, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ट्रिक के एम मतलब कृषि के साक्ष्य कहां से मिले, अर्थात साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। एम फॉर मेहरगढ़ होता है, साक्ष्य कहां से मिले कृषि के, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिले, मेहरगढ़ से मिले। याद रख लेना, बस ऐसे ट्रिक याद रखोगे तो बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। अभी तक ट्रिक मैंने क्या बता रखी है, एक बीसी बता रखी है, एक एबीपी बता रखी है और एक केएम बता दिया, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। अब देखो मनुष्य ने जब कृषि का आरंभ किया तो अभी तक तो मनुष्य खानाबदोश था, एक जगह पर नहीं रहता था, जहां उसे खाना मिलेगा वहां चले जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, मनुष्य ने जब कृषि कर दी है तो उसे एक जगह पर रहना पड़ेगा। तो मनुष्य ने क्या कर दिया इस काल में, मनुष्य ने स्थायी जीवन प्रारंभ कर दिया। क्या प्रारंभ कर दिया, स्थायी जीवन प्रारंभ किया, ठीक है। स्थायी जीवन प्रारंभ किया मतलब एक ही जगह पर रहने लग गया, अपना एक स्थान बना करके जहां खेती कर रखी है उसी स्थान पर रहने लग गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो जब अभी तक तो क्या कर रहा था, जंगल जहां पर उसे खाना मिलेगा पानी मिलेगा वहीं से, अब उसे खाना पानी लेके आना पड़ रहा था जहां पर स्थायी जीवन था। तो उसके लिए इसने क्या कर दिया, पहिए का भी आविष्कार कर दिया। इस काल में मनुष्य ने क्या कर दिया, इस काल में मनुष्य ने किसका आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया। अब देखो पहिए का भी आविष्कार हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अब मनुष्य ने इसके अलावा और क्या किया होगा, जब एक ही जगह पर रह रहा है, कृषि भी होगी है और जीवन भी स्थायी हो गया। अब कृषि होगी तो फिर खाना भी तो बनाएगा ना, खाना बनाने के लिए उसने मनुष्य ने क्या किया, इस काल में मनुष्य ने मृद भांडों का, मृद भांड मतलब समझ रहे हो, मृद भांडों का आविष्कार किया। मृद भांडों का आविष्कार मतलब मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया, ठीक है। तो मृद भांडों का मनुष्य ने इस काल में आविष्कार कर दिया, ठीक है। अब मृद भांडों का जब आविष्कार किया तो इसके साक्ष्य कहां से मिले, इसके साक्ष्य देखिए, जिसके साक्ष्य फिर ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देंगे, साक्ष्य सीएम याद रख लो, सीएम, ठीक है, या सीएम याद कर लो या एमसी करके याद कर लो, जैसे भी आपको याद रहता है वैसे याद कर लो, ठीक है। एम फॉर मृद भांडों के, सी फॉर साक्ष्य कहां से मिले, जिसके साक्ष्य चौपाली मांडो से मिले। कहां से मिले, चौपाली मांडो से मिले, चौपाली मांडो से मिले। या तो ऐसे याद कर लो कि मृद भांडों के साक्ष्य चौपाली मांडो से, या ऐसे याद कर लो कि मृद भांडों के साक्ष्य चौपाली, सीएम याद कर लो या एमसी याद कर लो, ठीक है। तो ऐसे आपको ये दो, अभी ये भी हमारा यहां तक की चीजें क्लियर होगी, ठीक। अब इसके अलावा देखो इस काल में चावल की उत्पत्ति के साक्ष्य मिले। इस काल में जो चावल की उत्पत्ति के साक्ष्य, चावल की उत्पत्ति के साक्ष्य, चावल की उत्पत्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब ये साक्ष्य कहां से मिले इसको भी ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से, उत्तर प्रदेश के
कोल्डी हवा से प्राप्त हुए, कोल्डी हवा से। धान की भूसी के साक्ष्य भी कहते हैं और चावल की उत्पत्ति के भी कहते हैं। अब कोल्डी हवा, जब ठंडी हवा चलेगी तो धान की भूसी उड़ती है ना, तो ध्यान रख लेना, ऐसे ट्रिक बना लो, कोल्ड हवा से हमें क्या मिला, चावल मिला। ठीक है, जहां कोल्ड हवा चल रही थी वहां से क्या मिला, चावल की उत्पत्ति के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। ठीक, तो इतने पॉइंट याद रखेंगे। एक और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि बुर्ज होम, कश्मीर का जो बुर्ज होम है, कश्मीर के बुर्ज होम से किसके साक्ष्य मिले, बुर्ज होम से गर्तावास के, गर्तावास मतलब समझ रहे हो, पृथ्वी के नीचे आवास, अंडरग्राउंड, गर्तावास के साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले। ठीक है, और क्या मिला, और युगल समाधान के भी साक्ष्य मिले। ठीक है, मतलब यहां पर युगल समाधान तो नहीं कहेंगे, है ना, युगल समाधान तो फिर सिंधु घाटी की सभ्यता में लोथल में जाते हैं तो वहां पर मिलता है। और यहां पर क्या मिला, कुत्ते और मालिक, मालिक और कुत्ते को साथ साथ दफनाने के साक्ष्य मिले, मालिक व कुत्ते को साथ साथ दफनाने के, कुत्ते को साथ साथ दफनाने के साक्ष्य मिले, दफनाने के साक्ष्य, दफनाने के साक्ष्य मिले। तो उम्मीद है इतनी चीजें आपको ये समझ में आई होंगी। मैंने क्या क्या कहा, नवपाषाण काल सबसे इंपॉर्टेंट काल है। इस काल का नाम किसने दिया, जॉन लोवाक ने। मनुष्य ने कृषि का आरंभ कर दिया, इसके साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले, केएम। फिर कृषि कर दी तो स्थायी जीवन एक ही जगह पर रहने लगा मनुष्य, और मनुष्य ने पहिए का भी आविष्कार कर लिया क्योंकि इधर उधर से उसको सामान लाना पड़ रहा था। और फिर मनुष्य ने क्या किया, जब कृषि कर ली तो फिर मिट्टी के बर्तन बनाने भी शुरू कर दिए, जिसके साक्ष्य CM करके याद कर लो या फिर MC। ठीक है, मृद मांडू के साक्ष्य कहां से मिले, चौपाली मांडो से। ठीक, चौपाली मांडो कहां स्थित है अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के चौपाली मांडो से। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। और इस काल में चावल की उत्पत्ति के साक्ष्य कहां से मिले, उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा। मैंने कहा धान की भूसी के साक्ष्य भी पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा, और लोथल भी है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य मिले, और दूसरा मालिक व कुत्ते को साथ साथ दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। तो इसके साथ ही हमारा ये पाषाण काल कंप्लीट हुआ, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हमने समझ लिया। ठीक है, चलिए ओके।